Hello, hopefully you are doing well. So today we are going to discuss the third example of Laplace equation in rectangular coordinates. We have discussed Laplace equation in rectangular coordinates in the previous lecture. You can find it on my channel in the playlist of electrodynamics. And then I have also uploaded the two examples. And these three are very important examples of Laplace equation. So that's why I have uploaded them. If you if you want to me to solve another example, you can paste it in the comment box. Then I will surely solve it for you. Thank you, and hit the subscribe button. So let's start. Infinitely long, rectangular metal pipe with grounded side. Find the potential inside the pipe. हमारे पास एक इन्फिनाइटली लॉन्ग रेक्टेंगुलर मेटल का एक पाइप है विद ग्राउंडेड साइड्स जिसकी ए और बी साइड जो है वो ग्राउंडेड है। ए और बी साइड जो है वो ग्राउंडेड है। फाइंड द पाइप इनसाइड द सॉरी फाइंड द पोटेंशियल इनसाइड द पाइप। हमने इसके अंदर का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इसकी ऊपर की सरफेस पर, इसकी पीछे की सरफेस पर, सब पर पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है क्योंकि ये ग्राउंडेड है। इसकी इस साइड पर भी, ऊपर की सरफेस पर, पीछे की सरफेस पर भी पोटेंशियल ज़ीरो है। सिर्फ पोटेंशियल है तो वो यहाँ पर है। और फाइंड टू वाई प्लेन में, सिर्फ इस प्लेन में हमारे पास पोटेंशियल है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू है। सो लेट्स स्टार्ट। चूंकि हम रेक्टेंगुलर मेटल पाइप ले रहे हैं ना, तो अब इसमें हमारे पास तीनों एक्सेस होंगे, एक्स वाई और जी। पहले हमने डिस्कस जो किए हैं उनमें हमारे पास एक्स वाई थे। So partial Laplace equation in 3D is partial square phi over partial x square plus partial square phi over partial y square and partial square phi over partial z square is equal to 0. The separable solution is right. हमने इसको सेपरेबल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये भी x इंटू एक्स भी पोटेंशियल है, ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल x पर डिपेंडेंट है। y इंटू वाई भी एक पोटेंशियल है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल y पर डिपेंडेंट है। And z into z is also potential, but it is only dependent on the variable z. So here are some boundary conditions. जब हमारे पास टू एक्सिस में वो था ना, जब हमने लैप्लास इक्वेशन सॉल्व किए सिर्फ टू एक्सिस में 2D में, तो हमारे पास 4 बाउंड्री कंडीशंस आई थी, राइट। अगर हम 1D में करेंगे तो हमारे पास 2 बाउंड्री कंडीशंस आएंगी, लेकिन चूंकि अब हम 3D में कर रहे हैं तो हमारे पास 6 बाउंड्री कंडीशंस आएंगी। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन 1। ये जो हमने फाई का सेपरेबल सोल्यूशन लिखा है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें एंड देन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जी एंड यू विल गेट। और फिर इसको इस तरह से, ये पीछे भी आ चुकी है ये इक्वेशन, मतलब इस तरह से तो नहीं आई, उसमें जी कंपोनेंट तो नहीं आया, लेकिन एक्स और वाई कंपोनेंट आ चुका है। तो ये बिल्कुल उसी प्रोसेस से इसको डिवाइड करना है। और यहाँ पर जो है अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल के स्क्वायर कहती हूँ, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में कहा है, और इसको मैं एल स्क्वायर कहती हूँ, तो मेरे पास चूंकि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये क्या बनेगा, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक्स अप्रोच कर जाए इन्फिनिटी को तो पोटेंशियल हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच कर जाता है। जगह मतलब फॉर एग्जांपल ये एक्स बिल्कुल दूर चला जाए, इन्फिनिटी पर चला जाए, तो हम यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल विल अप्रोच टू ज़ीरो। एट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर वाई जो है वो यहाँ पर आ जाए, ख़त्म होके वाई ख़त्म हो जाए, यहाँ पर आ जाए, तो हमारे पास पोटेंशियल फिर भी ज़ीरो हो जाएगा। और अगर वाई जो है वो ए पर हो, यहाँ पर, तब भी पोटेंशियल ज़ीरो है क्योंकि ये तो ग्राउंडेड है। अगर जी जो है वो ज़ीरो है, अगर यहाँ पर ये जी यहाँ पर है, ठीक है, ऑरिजिन पर, तो हमारे पास पोटेंशियल ज़ीरो होगा। अगर जी जो है वो बी पर है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर है, तब भी पोटेंशियल ज़ीरो होगा बिकॉज इट इज़ ग्राउंडेड, राइट। एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको ले आऊँ ना एक्स को, तो वाई और जी प्लेन में हमारे पास फिर भी एक पोटेंशियल होगा जो कि एक कांस्टेंट पोटेंशियल है, जिसको हमने फाई नॉट इंटू वाई जी पर वाई जी लिखा हुआ है। फॉर सॉरी I have written these with the symbol of V, but you
can write it in the form of y. Okay, so we have to write the three ordinary differential equations. मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशंस आती हैं, इनको ना हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो ये हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है ये इसके इक्वल है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है ये के स्क्वायर के इक्वल है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये y कहाँ से आया, ये y इस तरफ से उठ के इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, ये चीज़ राइट। ये हमारे पास थ्री ऑर्डिनरी इक्वेशंस है, इनका हम सोल्यूशन लिखेंगे। दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर सिमिलर टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर एक्स के लिए हमारे पास ये बनेगा। मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं है ना किसी क्वेश्चन के साथ, तो हमारे पास हाइपरबोला की फॉर्म में आएगी, जब और उसमें हमारे पास आयोटा इस्तेमाल नहीं होगा। अगर किसी भी इक्वेशन के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा ना ऑर्डिनरी इक्वेशन के साथ, तो वो साइनोसाइडल फॉर्म में हम लिखेंगे, और उसके साथ आयोटा उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम आयोटा भी लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें हमने एक्स में क्यों नहीं इस्तेमाल किया आयोटा का, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने सोल्यूशन लिख लिया है। अब तो आपको ये सोल्यूशन लिखना आ गया होगा पिछले दो एग्जाम्पल से, इस तरह से, राइट। Okay. So there are a lot of possible combination, as there are 8 possible combination for 3D. तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर combinations बन रहे हैं ना। देखें, x को y के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, y को z के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, x को z के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, y को x के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, y को y के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, z को z के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, x को x के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह से बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, कम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। यहाँ तक कि 8 कम्बिनेशन पॉसिबल हैं 3D के लिए, और 4 कम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं 2D के लिए। तो अब हम कंडीशंस को अप्लाई करते हैं जो हमें ऊपर बाउंड्री कंडीशंस दी गई थी। अगर वहाँ पर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन थी कि अगर x अप्रोच कर जाए इन्फिनिटी को, तो पोटेंशियल 0 को अप्रोच कर जाता है। तो अगर x अप्रोच करता है इन्फिनिटी को ना, तो कौन सी ऐसी इक्वेशन है जहाँ पर, इन दोनों में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें अगर हम x को इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आता है पोटेंशियल का। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ ना x को इन्फिनिटी, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इनका तो इन्फिनिटी पर तो हमारे पास साइन हाइपरबोला और कॉस हाइपरबोला हमारे पास डिफाइंड ही नहीं है, तो इनको तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। मतलब x की ये इक्वेशन तो हम इसमें ले ही नहीं सकते। अगर x अप्रोच कर जाए इन्फिनिटी को, तो हम ये वाली इक्वेशन लेंगे। इनमें से ये चीज़ जो है ये तो 0 हो जाएगी, है ना, 1/इन्फिनिटी हो जाएगा ना, 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। लेकिन ये जो है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम a को 0, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा पोटेंशियल इन्फिनिटी आए, हमारा पोटेंशियल तो 0 आता है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर ना, हमारी बाउंड्री कंडीशन के मुताबिक। लेट मी शो यू द बाउंड्री कंडीशन। Look at this first boundary condition. When x approaches to infinity, v approaches to 0. So have a look on this equation. So we have to put a is equal to make the potential 0. Now use the next boundary condition. I will show you the equation in which I have substituted that a is equal to 0. Okay, so don't worry, just move with these notes. For y is equal to 0, we will use, इन दो इक्वेशंस में से हम y इज इक्वल टू 0 के लिए कौन सी ऐसी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास सुटेबल हो। अब अगर y अप्रोच कर जाए 0 को, तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन में क्या था कि अगर y अप्रोच कर जाता है 0 को, तो v अप्रोच कर जाता है 0 को। तो हमारा पोटेंशियल 0 किस में हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँ ना, तो ये 1 हो जाता है, और ये जो है ना ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँ ना, तो ये तो हो जाता है c, ठीक है,
और यहाँ पे मैं 0 पुट करूँ तो ये भी हो जाता है D, ठीक है। तो इसमें एक के तो कम से कम एक का तो 0 हो रहा है ना, तो इसमें हम फिर C को खुद 0 करके और इसमें हम ये वाली इक्वेशन लेंगे साइनोसाइडल फॉर्म, राइट। फॉर z इज इक्वल टू 0 पोटेंशियल इज आल्सो 0, तो इसके लिए भी हमारे पास इक्वेशन f ही लेंगे, साइनोसाइडल फॉर्म ही लेंगे, क्योंकि अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करें तो e प्लस एफ इक्वेशन बनती है, तो ये पोटेंशियल 0 तो नहीं हो रहा और ना ही हो सकता है, ना ही मैं e को 0 कर सकती हूँ, ना ही f को 0 कर सकती हूँ, इनमें से एक को ही 0 कर सकते हैं ना, तो हम f इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। नाउ हमें पता है कि हमारे पास सेपरेबल ऑफ वेरिएबल के थ्रू हमने इसको इस तरह से लिखा है, apply boundary condition 1 as phi approaches to 0 at x approaches to infinity then x into x should also approach to 0। अगर x अब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और phi जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल वेरिएबल x पर डिपेंडेंट है ना, वो भी अप्रोच करना चाहिए 0 को। लेकिन जब हम इसको पुट करते हैं ना x को इन्फिनिटी इन दो में, तो ये हमारे पास इन्फिनाइट टर्म बन जाती है और ये हमारे पास ज़ीरो टर्म बन जाती है। इसको भी ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन 1 a इज इक्वल टू 0, हम a को 0 पुट करते हैं और इस तरह से हमारे पास अगर हम a को 0 पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या बन जाएगी, अगर मैं यहाँ पर a को 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इंटू एक्स इज इक्वल टू b e पावर माइनस स्क्वायर रूट k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4। अप्लाई सेकंड बाउंड्री कंडीशन, अगर हम इस पर सेकंड y पर सेकंड बाउंड्री कंडीशन का अप्लाई करें तो हमारे पास y जब 0 को अप्रोच करता है तो जो हमारे पास ये चीज़ है फाई जो है या फिर y इंटू वाई जो है वो भी 0 को अप्रोच करता है, तो यहाँ पर 0 पुट करो, अगर यहाँ भी 0 पुट कर दो, यहाँ भी 0 पुट कर दो, तो ये c बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास c इंटू सी प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये कब 0 होगा, जब मैं c को 0 को पुट करूंगी, तो मैं इस इक्वेशन में c को पुट करूंगी 0 इस इक्वेशन में y वाली में, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बच जाएगी, y इंटू वाई डी इंटू साइन के वाई, राइट। ऐसे ही है ये इक्वेशन नंबर 5। अब थर्ड बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करें। थर्ड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर सॉरी सॉरी y इंटू ए is equal to d sine of ka into is equal to 0. Third boundary condition. Look at the third boundary condition. That y is equal to a. When y is equal to a, v is equal to 0. तो अब y को जरा a पुट करके चेक करें इक्वेशन नंबर y वाली में, इसमें y को a पुट करें, यहाँ पे मैं y को a पुट करती हूँ, यहाँ पे मैं y को a पुट करती हूँ, यहाँ पे मैं y को a पुट करती हूँ। ये चीज़ c को तो हम पहले 0 कह चुके हैं ना, तो ये तो खत्म, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, डी साइन ऑफ के। लेकिन मुझे तो y इंटू वाई 0 चाहिए ना, है ना। पोटेंशियल तो उसने कहा था कि y जब a को अप्रोच सॉरी y जब a को अप्रोच करता है तो हमारे पास पोटेंशियल 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो पोटेंशियल डी साइन ऑफ के है, तो इस डी साइन ऑफ के को मैं कैसे 0 कर सकती हूँ, अगर मैं साइन के ए को 0 कर दूँ, और साइन के ए कब 0 होता है, जब के ए जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है। तो यहाँ पर के की वैल्यू आ गई है n पाई ओवर ए, और यहाँ पर ये जो इक्वेशन थी ये वाली, ये सॉरी इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 इसमें हमने k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 6। फोर्थ बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या थी कि अगर हम z को अप्रोच करवाएं 0 को, तो हमारे पास पोटेंशियल 0 को अप्रोच कर जाता है। तो z के हमारे पास कौन सी थी इक्वेशन, ये अगर यहाँ पे मैं 0 को 0 z को 0 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास ये हमारे पास e आ जाएगा और ये हमारे पास 0 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मतलब e को मैं अगर 0 करूँगी तब भी मेरे पास z 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर e को 0 पुट करो तो z हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, f इंटू साइन ln ऑफ c। ये इस तरह से इक्वेशन नंबर 7।
अप्लाई कंडीशन नंबर 5 एट इक्वेशन 7। कंडीशन नंबर 5 कहती है कि अगर z अप्रोच कर जाए b को तो पोटेंशियल अप्रोच कर जाता है 0 को, राइट। तो अगर हम यहाँ पर z को b पुट करें, ठीक है, यहाँ पर भी z को b पुट कर दें, तो हमारे पास कब ये पोटेंशियल 0 होगा? जब हमारे पास साइन ln ऑफ b जो है वो 0 होगा। साइन ln ऑफ b कब 0 होता है? जब एल बी जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है पाई का। तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी एम पाई ऑफ बी, और इसको हम इक्वेशन नंबर 7 में एल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास जी की एक न्यू वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम इक्वेशन नंबर 8 की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या थी? ये सेपरेबल ऑफ वेरिएबल जो थे वो था, और फाइंड एक्स से अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ, इसकी वैल्यू पुट करूँ, इसकी वैल्यू पुट करूँ, तो मेरे पास इन सब की वैल्यू क्या आई थी? एक्स इंटू एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी? ये आई थी, ठीक है। वाई इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? ये, ठीक है। और फिर z इंटू जेड की हमारे पास क्या आई थी? इक्वेशन नंबर 8। इनकी अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये मेरे पास आ गई है एक्स की, एक्स की यहाँ पर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था ना, यहाँ पर के स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पर एल स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर बी था, है ना, यहाँ पर था शायद डी, और यहाँ पर था, सॉरी, यहाँ पर था एफ। तो वो बी डी एफ उनको मिला के मैंने एक ही कांस्टेंट लिख दिया, जिसको हम जी एन एम का नाम दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जी एन एम कोई नई टर्म नहीं आ गई, बल्कि एक कांस्टेंट है जो सारे कांस्टेंट को मिला के कंबाइन करके एक कांस्टेंट बनाया है, राइट। ये बाकी की टर्म वैसे ही हैं सारी, जैसे ऊपर साइन ऑफ एन पाई, साइन ऑफ एन पाई ओवर पाई वाई ओवर ए, और साइन ऑफ एम पाई जी ओवर बी। यहाँ पर एन जो है वो 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है और एम भी 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है। फॉरियर ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। फॉरियर ट्रिक अब तक तो आपको आ ही गई होगी, फॉरियर ट्रिक इस्तेमाल करना। तो फॉरियर ट्रिक हमारे पास क्या है कि हम साइन ऑफ एम प्राइम इंटू जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी ओवर बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड से, और फिर इंटीग्रल ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पर दोनों साइड से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल लें, तो यहाँ पर हमारे पास दो साइन है, ठीक है, तो हमें दोनों का प्राइम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस साइड को सॉल्व इस साइड पे लगाऊँ ये वाला ट्रिक, तो ये बन जाएगा 0 टू ए 0 टू बी फाई नॉट, इसको मैं फाई नॉट बना दूंगी, ठीक है, क्योंकि फाई नॉट वाई इंटू जी थी ये वैल्यू। साइन ऑफ एन प्राइम वाई ओवर ए, इन दोनों के प्राइम में लिखनी है, ठीक है। साइन ऑफ एन प्राइम पाई वाई ओवर ए, साइन ऑफ एम प्राइम पाई जी ओवर बी, डी वाई इंटू डी जी, क्योंकि डी वाई और जी ये वाई और जी पे डिपेंडेंट है, ये भी वाई और जी पे डिपेंडेंट है। अब इस साइड को सॉल्व करें, ये जो है कांस्टेंट इनको बाहर रख दें और इनको अंदर, इंटीग्रल के 0 टू ए 0 टू बी साइन ऑफ एन पाई, ये दो वैल्यू लिखने के बाद ना ये प्राइम में एक दफ़ा इसकी एम की भी और एक दफ़ा एन की भी प्राइम में। अब हमें पता है कि जो हमारे पास अगर n इंटू एन इस ये हमारे पास क्या होता है a/2 इंटू डेल्टा एन एम एन एन प्राइम, और ये हमें देगा a/2 डेल्टा एम एम प्राइम, सही है। तो हम उसकी जगह पर इसकी जगह पर अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा ab/4, है ना, डेल्टा एम एम प्राइम और ये डेल्टा एन एन प्राइम तो 1 के इक्वल हो जाएगा ना, और ये साइड वैसे ही आ जाएगी, ये वाली साइड सारी की सारी जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, और यहाँ पर ये जो जी एन एम है ये भी आ जाएंगे, लेकिन हम चूंकि यहाँ पर n इज इक्वल टू एन प्राइम और m इज इक्वल टू m प्राइम, तो समेशन हट जाएगा यहाँ से। अब क्या करें, हमें जी एम एन एम की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर जाकर डिवाइड करवा दें। तो इसको डिवाइड करवा दिया, पहले एक को हम डिफ्रेंशिएट वो इंटीग्रल लेते हैं, फिर दूसरे का इंटीग्रल लेंगे। पहले हम वाई का ले रहे हैं, फिर हम जी का लेंगे। तो पहले यहाँ पर देखें मैंने अलग अलग कर दिया दोनों के इंटीग्रल को। इसका इंटीग्रल जो होता है वो इसके इक्वल आता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, या फिर पिछले एग्जांपल्स में मैंने सॉल्व करवाया हुआ भी है सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए, तो ये आप कर लेंगे।
ये बहुत ही ईज़ी है। यहाँ पर ये जो इसका एंगल है ना, इसको यू के इक्वल रख कर और फिर इसका डेरिवेटिव ले लीजिएगा दोनों साइड से, आराम से आपसे हो जाएगा। ये भी ऐसे ही। और यहाँ पर आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमने ऑड और इवन एन और एम लेने हैं। अगर हम एन और एम दोनों ऑड लेते हैं तो यहाँ पर जो आंसर है वो इस तरह आएगा जी एन एम का, और अगर हम इवन लेते हैं तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो सिर्फ हम ऑड ही लेंगे क्योंकि हमें आंसर ज़ीरो नहीं चाहिए। ठीक है, हमें एक प्रॉपर आंसर चाहिए। ये मैंने आगे चेक करके आपको बताया कि क्या वाकई ऐसा है कि ऑड के साथ आंसर आ रहा है और इवन के साथ आंसर जो है वो ज़ीरो आ रहा है। लेकिन मैं इवन के लिए मेरे ख्याल में चेक नहीं किया, वो आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। तो हमारे पास जी एन एम ये वैल्यू दे रहा है। अब इसको हमने पुट कर देना है ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन थी, ये इक्वेशन नंबर 9। इसमें अगर हम जी एन एम की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास पोटेंशियल की इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया इनसाइड द रेक्टेंगुलर पाइप। यहाँ पर जी एन एम की वैल्यू पुट कर दी है, राइट। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप मुझे टाइमिंग मेंशन करके कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी वहाँ से। ओके।